आदाब, स्वागत है आदाब, आपका आदाब। जश्न उर्दू के बहुत-बहुत खास शुक्रिया। मेहमान में। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा तवील परिचय मेरा दे दिया। शुक्रिया बहुत-बहुत। ये अभी भी घर रह है गया, दर्द का। हमने ये तो बताया ही नहीं कि आपका ताल्लुक कितने बड़े अदबी खानवादे से है और आप 10 साल की उम्र से कविता कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं और तकरीबन 6 दहाइयाँ हो चुकी हैं आपको ये सब कविता पढ़ते हुए। तो आपका तो इतना तवील तारुफ है कि आप यकीन करें, हम बताते-बताते थक गए और पहला सवाल हम आपसे यही करेंगे कि हम तो सिर्फ़ आपके काम बताने में थक गए, आप ये काम करते हुए नहीं थकते? आखिर ऐसी कौन-सी आग है, कौन-सा पैगाम है जो लोगों तक पहुँचाना है कि आप करिया-करिया घूम रहे हैं? देखिए अमरीन, अभी तो लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं है। अभी तक की अच्छा, उम्र तो तजुर्बात में निकल गई और तिनकों को जोड़-जोड़ के जो आप मेरी कविता का हिस्सा बता रही थी, लोगों को डूबने से बचाने लगे। और जब खुद के डूबने का वक़्त आया, डूबने का मरने के लिए नहीं, बल्कि हुँ, हुँ। अदब में और साहित्य में, संस्कृति में, भाषा में, जब लगा कि अब हम डूबने के लायक बने हैं, तब वक़्त नहीं रह गया इतना कि हम उतना डूब जाएँ कि वो सारे काम कर पाएँ। मेहनत मैंने करी अमरीन, इसमें कोई शक नहीं है और हुँ, मैं हुँ। मानता हूँ कि जो मेहनत करी, तेरा पेशा रहेगा। किसी भी वाह! पेशे में तू है, शायर है, अदाकार है या कारीगर है, प्रोफ़ेसर है या पेंटर है या सीए है। जो मेहनत करी तेरा पेशा रहेगा, न रेशम सही तेरा रेशा रहेगा। क्या कहने। जो मेहनत करी तेरा पेशा रहेगा, न रेशम सही तेरा रेशा रहेगा। अभी कर ले पूरे सभी काम अपने, तू क्या सोचता है हमेशा रहेगा। वाह! तो वाह! जितना बहुत खूब। वक़्त मिला और जो काम मुझे लगा कि करना चाहिए दिल से, मन से और कई बार माँग पे, डिमांड पे भी सप्लाई किया काम। आपने कहा ये गाना लिख दो, तो गाना लिख दिया और फ़िल्म के डायलॉग लिख दो, तो वो भी किया आपने, सीरियल बनाओ और मौका मिला तो वो भी किया। लेकिन जो वाह! भी किया, वो मन से किया और मनोयोग से किया, दिल से किया और दिल तक पहुँचाने के लिए किया। और उस पूरी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, बरसों बरस की, जिसमें बहुत जी, संस्कृतियों का साझा विरासत का लेन-देन है, आदान-प्रदान है, मोहब्बतें हैं। तो हमने तो मोहब्बतों के आंगन में किलकारियाँ भरी और पता नहीं कब शायरी करने लगे हमारे पिताजी कवि थे। हमारे ससुर साहब हिंदुस्तान के बहुत नामी मज़ाहिया कवि काका हाथरसी साहब, उनका बड़ा नाम इधर अभी तो नहीं है वो, लेकिन लोगों ने बहुत याद करते हैं शिद्दत के साथ। तो कुल मिला के अच्छा मेरे आपने तो नाना भी आँखें शायरी करते थे। बहुत अदबी घराने में खोली है। तो ये बताइएगा कि ये जो एक इतने महान कवि के घर पैदा होना होता है, ये फ़ायदेमंद रहता है या नुकसानदेह? क्योंकि आम तौर पे होता ये है कि बाप डॉक्टर है, तो लोग खुद कहते हैं कि हाँ भाई औलाद डॉक्टर ही होगी। बाप वकील है, तो औलाद वकील होगी। लेकिन शायर की औलाद अगर शायर हो जाए, तो कहते हैं अब्बा लिख के देते होंगे, अब्बा की शायरी पढ़ते होंगे। तो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ आपके साथ भी? नहीं, 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 ऐसा ऐसा हुआ। लोग कहते अच्छा। थे और इसमें गलत भी नहीं था क्योंकि शुरुआत में मेरी एक आध कविता ठीक भी कर देते थे वो। तो हुँ, हुँ। मैंने एक बार क्या हुआ आपको वाकया सुनाता हूँ, ये बात है 6 की, 15 एक साल का था तब मैं उनसे ना इस्लाह लेता था, ना मैं उनको सुनाता था। बल्कि जब हमारे घर में कविगण आते थे, तो मैं इस फिराक में रहता था कि कब मुझे कोई काम बताएगा। जैसे बहुत से कवि आए हुए हैं, किसी को बीड़ी की दरकार है, तो मुझे कहे और मैं दौड़ के जाऊँ इनके लिए बीड़ी लेके आऊँ। और माँ चाय बनाए तो मैं चाय परोसूँ और पर्दे के पीछे खड़े रह के मैं उनकी शायरी सुना करता था और मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से मुझे ट्रेनिंग कह सकते हैं कि मेरे सामने इल्म का पूरा स्कूल खुला हुआ था। ये मेरे ऊपर था कि मैं कितना ले लूँ। उस वक़्त के जितने भी बड़े कवि थे। तो एक कवि सम्मेलन में क्या हुआ कि मैंने जी। कविता सुनाई। तब मैं ते 14 साल का था, तो अच्छा खासा कवि हो गया था, अपने आप को समझता था। दरअसल अब मैं बच्चा समझता हूँ, तब मैं बूढ़ा समझता था अपने आप को। बहुत अपना ये ठसक रहती थी कि हमको कुछ आता है, हमको भाषा भी आती है, हमको तुक मिलानी भी आती है और हमारे अंदर कुछ है जिसको कह सकते हो कि हुँ, हुँ। कल्पनाशील बालक है,
कल्पनाएँ करता है, तसव्वुर उसके पास रहते हैं। तो मैंने कविता सुनाई तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, जी। उन्होंने मुझसे कहा कि अपने पिता की कविता न सुनाया करो। तो मैं तो काटो तो खून नहीं अमरीन मैं परेशान हो गया और मैं आँखों में आँसू कोई देख ना ले मेरे, तो मैं धीरे से उठा और सीढ़ियाँ उतर के पीछे चला गया। एक आध ज़रा जम के भी रो लिया और पर पहुँच के अपनी कमीज़ से अ, खुश हुआ ये बात सोच के कि मेरी कविता, मेरे पिता की कविता मानी जा रही है, तो यार तुम इसमें क्यों रोते हो? इससे तो खुशी की बात क्या होगी? लेकिन वो इतने बड़े मनोवैज्ञानिक थे, वो देख रहे थे कि एक बच्चे की हरकत कि कैसे वो चला गया उठ के, उनको लग रहा था कि हुँ। मैंने कुछ ऐसा कह दिया और जब मैं आया अमरीन तो मैं बैठ गया विनम्रता से और उनका कंधे पे मेरे हाथ आया, वहीं स्टेज पे। तो वो हाथ ही कह रहा था, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हाथ में ये डायलॉग था कि बुरा मत मानो, तुम ही लिखते हो, हम मान गए हैं, रोना बेकार है, तुम अच्छे हो। ये अंदर क्या जैसे कहें? कंधे पे ऊपर से किरणें आई अंदर और मैं उस हाथ के ज़रिए उनके संवाद को सुन पाया और फिर मुझे उनसे और ज़्यादा मोहब्बत हो गई। पहले भी करता था क्योंकि मैं उनको सुनता आ रहा था। 10 बरस की हुँ। उम्र से मैंने उनको सुना था, अलग-अलग मुशायरों में, अलग-अलग कवि सम्मेलनों में। तो मेरे मन पे उनकी बड़ी छाप थी और मेरे पिता को प्यार करते थे। मेरे पिता से बड़े थे और मेरे पिता ने बुलाया था उनको वहाँ, हाथरस के एक बिजली मिल के कवि सम्मेलन में, तो ऐसा था। उनका एक और वाकया बताता हूँ आपको कि जी। बुलंदशहर में मुशायरा था, कवि सम्मेलन मिला-जुला होता था। तो उसमें उन्होंने एक गीत सुनाया था कि महुआ के नीचे मोती झरे महुआ के नीचे वाह! मोती झरे साहब अच्छी बात है। ये बात किसी से ना कह रे महुआ की। अब इधर देखेंगे ना कह रे महुआ, ना कह रे म ये अब तो मैं सोचता था कि ये इतनी गोपनीय बात है, इतनी इतनी इसको ओपनीय क्यों कर रहे हैं? जो इतनी सबको नहीं बताने वाली बात है, उसको ओपन किए दे रहे हैं सबके सामने। ये तो गलती कर रहे हैं कि भाई महुआ के नीचे मोती झरे, बुलंदशहर की सारी सारे जो सामयीन हैं, ये भाग जाएँगे और ले आएँगे तोड़ के महुआ के फूलों को, वाह! तो सारे मोती जो है लुट जाएँगे, नहीं बताना चाहिए इनको, ऐसा कुछ। तो बाद में सोम ठाकुर जी बहुत हँसे इस बात पे। सोम ठाकुर एक और कवि थे जिनके साथ मैं अपने पिता के साथ कम गया मैं, पिता के दोस्तों के साथ मैंने मुशायरे कवि सम्मेलन में जाना शुरू किया। जामा मस्जिद की तंग गलियों में रहने वाले बच्चों पे मैंने एक नज़्म लिखी थी लंबी-सी। उनके बारे में ये था हमारे एक पब्लिशर हैं शकुन प्रकाशन, तो वो उनका एक स्लोगन था अपनी किताबें बेचने के लिए, बच्चों की किताबें वो। उनका स्लोगन था कि हमारी किताबें 8 बरस से 80 बरस तक के बच्चों के लिए होती हैं। वाह! 8 बरस से 80 बरस तक के बच्चों के लिए होती हैं। तो मैंने कहा जैन साहब, हमारे मुल्क में अगर 80 साल के बच्चे हैं, तो 8 साल के बूढ़े भी हैं। क्या तो कहने? वो 8 साल के बूढ़े जो जिल्दसार, करखनदार, फेरी वाले, चूड़ी वाले, फल वाले, ठेले वाले, शरबत पतंग वाले, जरदोज़ी कढ़ाई वाले, मिस्त्री हैं, दर्जी हैं, पंसारी, नाई हैं, खींच रहे गाड़ी हैं या फिर कबाड़ी हैं, उन बच्चों पे मैंने वो नज़्म लिखी थी।